अतिक्रमण अतिक्रमण अपराध है, यह सब जानते हैं, मगर यह भी सच है कि अतिक्रमण रातों रात नहीं होता। सच है, क्या रातों रात अतिक्रमण होता है? सियासी लाभ हासिल करने के लिए अतिक्रमण करवाया जाता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। सिर्फ सियासी लाभ हासिल करने के लिए अतिक्रमण करवाया जाता है। और जरा सोच कर देखिए कि अगर जमीन वैध नहीं है तो फिर उन्हें बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मुहैया करवाए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं? साफ है कि हमारे राजनीतिक दल अतिक्रमण को अपना संरक्षण बनाते हैं, उसे संरक्षण देते हैं। अतिक्रमण को अगर राजनीतिक दल संरक्षण ना दे तो फिर बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मुहैया हो जाते हैं? उत्तराखंड में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक, और मैदान में ज्यादा। इन दिनों हल्द्वानी का भी एक ऐसा ही मामला खूब सुर्खियां बन रहा है। अब अतिक्रमण गलत है तो फिर अतिक्रमण करवाने वाले गलत क्यों नहीं है? सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अतिक्रमण हटाओ। इसलिए आज इस मुद्दे को हम लेकर आए हैं कि अतिक्रमण कराने वाले दोषी हैं तो अतिक्रमण करवाने वाले गुनहगार क्यों नहीं हैं? क्योंकि जिन्होंने अतिक्रमण किया उनको आपने दोषी ठहराया, अच्छी बात है, लेकिन जिनकी वजह से अतिक्रमण हुआ वो गुनहगार क्यों नहीं है? सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए। अतिक्रमण के अपराध का दोषी कौन है? रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का जिम्मेदार कौन है? कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज वो स्थिति है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये कुछ नहीं है, मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। ये दुआओं के लिए उठते हाथ, ये फरियाद करती माएं, ये दर्द के साए में सिमटे मासूम, बस एक ही गम से गमगीन है और वो गम है सर से छत उठने का गम। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज हल्द्वानी के इन बाशिंदों को अपने घर के उजड़ने का डर है। जी, हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित बाशिंदों ने बनभुलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर को उजाड़ दिया जाता है तो हम कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे और कहां रहेंगे? लोगों का तर्क है कि कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार यहां आकर बसे, लेकिन उनको उजाड़ने का काम आज किया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में आ चुका है। आलम यह है कि हजारों की संख्या में लोग क्षेत्र में घरों से निकलकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है, एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है।
क्या था बंदुलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं। तो बात हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जो प्रशासन का काम है, हाईकोर्ट ने जो अलर्ट किया है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। आप देखिए, ना कोई नारा है, ना कोई शोरगुल है, खामोशी से बैठे हैं। आप लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम साइकिल से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे? जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तब ये रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है। हर 6 महीने में लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो कैसे होगा ऐसे कि इतने गरीब गरीब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में क्या कहेंगे? उनका क्या वो होगा भविष्य, आने वाला कल क्या कहेगा उनके लिए? हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? कहाँ पर? यूकेजी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया जा चुका है। आदेश के बाद इन परिवारों के रातों की नींद उड़ गई है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर धरना देने को मजबूर हैं और सियासत भी कानून से सवाल पूछ रही है। सवाल ये कि इन बेबस लोगों का क्या कसूर? 100 ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियां हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है, न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमजोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। हम लोग सबकी संयुक्त, जितने राजनीतिक दल हैं, सड़क से सदन तक मांग रही कि एक संयुक्त सीमांकन राजस्व और रेलवे का हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो 29 एकड़ रेलवे ने एफिडेविट स्वयं सबमिट करा था कि 29 एकड़ हमारी जमीन है, अचानक उनके मनगढ़ंत सीमांकन की वजह से 78 एकड़ हो गई। हम लोग जो बैठे हैं, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग जिसमें 40 से 50 हज़ार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये एक हज़ारों का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4,500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। सरकार को कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरफा बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर कार्रवाई करने पर तुली है। जो फैसला उच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। और अगर जहाँ तक ये सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार तो थी, अब वो अंधी भी हो चुकी है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि, हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला, जो बिल्कुल नदारद है इस मुद्दे को लेकर, कहीं 2 आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयर के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश। गजब की सियासत हो रही है इस मुद्दे पर। कैसे और क्यों, इसका एक जीता जाता उदाहरण हम आगे आपको देंगे। वो उदाहरण देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपको बता दें, इस बेहद गंभीर विषय पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता मथुरा दत्त जोशी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। हेमंत द्विवेदी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है।
ये स्थिति, ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन का है, विरोध का है, नाराजगी का है, इस बात को लेकर कि हमारा घर मत उजाड़ो, जवाब दो हमारे साथ भेदभाव क्यों, हम स्कूल कहां जाएं, जवाब दो हमारे भविष्य का क्या होगा। अब सवाल यह कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मथुरा जोशी जी भी, हेमंत द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। मेरी आवाज मथुरा जी आपको आ रही है? जी जी आ रही है। हेमंत जी आप तक भी आवाज पहुंच रही होगी मेरी? और उमा जी आपको भी आवाज आ रही होगी मेरी? जानते मैंने ये आवाज क्यों क्रॉस चेक करवाई? मैं जानना चाहता था कि ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन ये जो हाथों में तख्तियां थामे बच्चे हैं, इनकी आवाज आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? मैंने इसलिए आप तीनों से पूछा। अब मेरे प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिएगा, इस मुद्दे को मैं क्यों लेकर आया हूं। हेमंत जी सत्ता में आप हैं और मथुरा दत्त जी सत्ता में आप भी रहे। मैं सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, सीधा और सपाट, सत्ता से और विपक्ष से। अतिक्रमण करने वाला दोषी, ठीक भाई, अगर कोई हेमंत जी आपके घर में तिलक चावला अतिक्रमण करेगा तो आप कोर्ट जाएंगे ही ना, और कोर्ट आदेश देगा तो तिलक चावला को निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अतिक्रमण किया, मैंने गलत किया, मैं दोषी। ठीक सर, तो आप लोग मुझे एक उत्तर दीजिए कि अतिक्रमण करने वाला दोषी तो अतिक्रमण करवाने वाला गुनहगार क्यों नहीं? सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं सर? तो ये उत्तर का जवाब जो मैं चाह रहा हूं, ये कोई प्रश्न का उत्तर दे नहीं रहा मुझे, कि नहीं हेमंत जी? तराजू तो नपना तो बराबर होना चाहिए। अगर मैं दोषी हूं तो अतिक्रमण जिसने करवाया वो दोषी क्यों नहीं है, कि नहीं मथुरा दत्त जोशी जी? जी जी बिल्कुल सही बात है हेमंत जी? गलत तो नहीं प्रश्न किया मैंने? सवाल मेरा गलत तो नहीं? आपने ठीक प्रश्न किया और अब इसका उत्तर देते हैं आप। जी 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 हेमंत जी जवाब दे दीजिए। जी तिलक जी। जी सर। इस समय जो ये मुद्दा बना है जो रेलवे भूमि का, मनबुलपुरा हल्द्वानी का, क्योंकि मैं भी हल्द्वानी में रहता हूँ लंबे समय से, और बहुत समय से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं सुन रहा था टीवी में कई लोगों के बयान थे, कई हमारे नेता लोग, हमारे मित्र, हमारे भाई लोग भी इस विषय पर बयान दे रहे थे। 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट पीड़ित गया था, पीड़ित पक्ष गया था, जब 2007 में भी आदेश आया था हाईकोर्ट का, तो 2007 में पीड़ित पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था हाईकोर्ट को कि इसका सीमांकन कराया जाए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस भूमि को खाली कराया जाए। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद में 2013-14 में आपको बताया कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की, उस समय इसका सीमांकन हुआ था। आज ये 6 एकड़ और 25 एकड़ और 78 एकड़ की बात कर रहे हैं। सच पूछो तो इसमें पूरी सियासत हुई, और कांग्रेस का लंबे समय तक, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर। जब उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा था, फिर राज्य बना, राज्य के बाद में कांग्रेस की पहली सरकार चुनी हुई आई। सिर्फ चुनाव के लिए और तुष्टीकरण के लिए यहाँ पर राजनीति होती रही। इन्हीं लोगों ने इन लोगों को गुमराह किया, और आज जो स्थिति पैदा हुई, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना इसलिए इस समय उचित नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है, और 5 तारीख को इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा जो भी फैसला आएगा उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। नहीं तो सरकार का क्या स्टैंड है? मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, इस विषय पर सरकार का क्या स्टैंड है, या सिर्फ अभी आप वेट एंड वॉच? सरकार पूरी तरह से पीड़ित पक्षों के साथ में है। कैसे बताए तो आज भी उनके पास कोई कागज ऐसे हैं तो उन कागजों को दिया जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप पीड़ित पक्ष के साथ में है, लेकिन कैसे? मैं समझना चाह रहा था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने पैरोकारी नहीं करी। 2017 में हमारी सरकार है, ये 17 से पहले इनकी सरकार थी। अच्छा। 2013-14 में सीमांकन कराया तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थी यहाँ पर, और उन्होंने जब सीमांकन कराया था तो राजस्व को लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेलवे सब ने संयुक्त रूप से इसमें जो एक सीमांकन किया था। तो वो सीमांकन के बाद में क्या हुआ, क्योंकि वोटों के लिए इनको डराया धमकाया जाता था, वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सिर्फ ये काम हो रहा था। अगर ये वास्तव में उनके हितैषी थे तो ठीक, पर आज 6 एकड़ रेलवे ने जमीन मांगी थी सबसे पहले, उसके बाद 25 एकड़ को राज। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी प्रश्न करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं मथुरा दत्त जी के पास आ रहा हूं। मथुरा दत्त जोशी जी, रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करेंगे
तो फिर गुनाह तो है ना। जो बात समझ में आ रही है मुझे, जो बात बीजेपी नेता समझा रहे हैं, तो फिर ये गुनाह तो किया है। आप इसमें सियासत क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये किसने कहा कि हम सियासत कर रहे हैं कि कोई, आपको कहाँ सियासत दिखाई दी? हमने तो कहीं सियासत नहीं की। हम तो एक बात कह रहे हैं, दो तीन चीजें हैं इसमें। हेमंत द्विवेदी जी बिल्कुल ठीक है, सरकार का पक्ष रखेंगे, उनकी मजबूरी है, उन्हें बोलना है। लेकिन 2014 से उनकी सरकार है यहाँ पर, दिल्ली में इनकी सरकार है, और 2017 से देहरादून में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है। इनको सोचना है, ठीक है, जो बात वो कह रहे हैं, सीमांकन भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया, हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया। क्या कोर्ट ये कह रहा है कि इन लोगों को आप एक तरफा उजाड़ के फेंक दो? कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा। कोर्ट का काम है आदेश देना, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस आदेश का पालन करना सरकारों का काम होता है, मशीनरी का काम होता है, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। अगर सीमांकन हुआ था तो वहीं पर कितनी भूमि रेलवे की और कितने राज्यों की? सवाल ये नहीं है जोशी जी, मेरा सवाल आपने गोल कर दिया। मैंने कहा कि अगर ये लोग गुनहगार हैं तो इनको जिन्होंने बसाया वोट के लिए, मैं शुद्ध देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इनके वोट की कीमत, इसके वोट की कीमत राजनीतिक दलों ने लगाई, और बिना राजनीतिक संरक्षण के इन लोगों को तो मिलेगा नहीं, है ना जमीन। मैं आपकी उसी बात में आ रहा हूँ। आपका मैंने जो बात आपने की वो पहले सोच रखी है भाई। सवाल ये है कि अगर आपने उनको बताया, जिसने बताया, जिसकी सरकार ने बताया या जिसके समय में बताया, क्या रेलवे के अधिकारियों की आंखें बंद हो रही थी कि रेलवे विभाग की जमीन है? सब क्यों नहीं कहा रेलवे ने हमारी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है? सत्ता की ताकत तो आप जानते हैं। या हल्द्वानी का जो स्थानीय प्रशासन था, जिसके संरक्षण में ये सारा मामला हुआ जी, उनके खिलाफ वो अधिकारी कहाँ गए? उनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं? आज जिनके घर ढाने की बात हो रही है, उन अधिकारियों के घर पहले बुलडोजर चला के दिखाइए ना आप लोग। बिल्कुल, आप लोग उन पहले अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलाइए जिन्होंने बसने दिया। मैं बिल्कुल आपके समर्थन। कोई मुकदमा आज से नहीं चल रहा है, बरसों से मुकदमा चल रहा है। उमा सिसोदिया जी, उमा जी, एक मिनट सर, एक मिनट, अभी मैं डिबेट ओपन करूंगा। नहीं, मैं अभी डिबेट ओपन करूंगा। मैं पहले एक एक पक्ष ले लूंगा आप लोगों का। उमा सिसोदिया जी, पहले अधिकारियों के घर क्यों नहीं जिन्होंने ये बसने दिया, और उन नेताओं के घर क्यों नहीं जिनके इशारे पर ये अतिक्रमण हुआ? बिजली का कनेक्शन दो इनको। किसने दिया पानी का कनेक्शन? ये तो किसी ना किसी के आदेश पर हुआ ना। कनेक्शन दो, सड़क बनाओ, नालियां बनवाओ, नगर निगम के जो सारी सुविधाएं होती हैं वो इन बस्तियों में पहुंच जाती हैं। इन बस्तियों के लोगों के पास पट्टे भी होते हैं, कुछ दूसरे कागजात भी होते हैं, और नेताजी होते हैं सबसे बड़े। तो जो नेताजी का हाथ इनके सिर पर होता है कि मैं तुम्हें यहाँ बसा रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें यहाँ से खाली करवा दे। और जो अधिकारी गण होते हैं उनको भी इन जमीनों से पैसे मिलते हैं। अगर ये जमीनें फ्री में, कोई किसी पे कब्जा नहीं करता। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ बोल रही हूँ। अगर मेरी बात बुरी लगे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को तो वो इस पे काउंटर कर सकते हैं। ये जमीनें पहले नेताजी कब्जाते हैं, और उसके बाद नेताजी के जो गुर्गे होते हैं, जो उनके जो छुटभइये नेता होते हैं, वो इन गरीबों को बोलते हैं कि 10,000 रुपए, 20,000 रुपए में हम आपको इतना बड़ा प्लॉट दे देंगे, आप यहाँ खरीद लो। और नेताजी सिर पर बैठे हैं, और नेताजी उनका वो ये लोग उस पर्टिकुलर नेता का वोट बैंक भी बन जाते हैं। ये एक आप समझिए तिलक भाई कि कितना बड़ा छलावा है इन गरीब लोगों के साथ। गरीब बेचारे गांव से उठकर, छोटे शहरों से उठकर बड़े शहर में आते हैं, किसी तरह छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, किसी तरह जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं। किसी के पास बड़ी जमीनें नहीं होंगी, मुश्किल से 20 गज का प्लॉट होगा, 40 गज का प्लॉट होगा, 50 गज का प्लॉट होगा। उसको उन्होंने किसी तरह से जोड़ जाड़ के पहले वो टीन टप्पर डालते हैं, पन्नियां डालते हैं, उसके बाद थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर वो उसके ऊपर लेंटर डालते हैं, और किस तरीके से गुजारा करते हैं। मैं ये स्थिति यहाँ देहरादून में भी देखी है, और कमोबेश पूरे देश के एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं पाठक जी के पास जा रहा हूं। एक उदाहरण दे रहा हूं। मथुरादास जोशी जी, आप तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और हेमंत जी आप भी, आपने तो बहुत करीब से देखा है उत्तराखंड को। आप सबने विधानसभा का ही एक उदाहरण दे देता हूं आपको, और जोशी जी गलत बोलूंगा तो टोक दीजिएगा।
क्योंकि मेरी तो आदत है सत्ता से सवाल पूछने की। विधानसभा के पीछे रिस्पना नदी है उमा जी, रिस्पना नदी है। अब मुझे एक उत्तर दे दीजिए, रिस्पना नदी पर जो मकान बने हुए क्या वो वैध है? मैं विधानसभा के पीछे की बात कर रहा हूं, देहरादून में विधानसभा के पीछे की। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप कहां का कब्जा नहीं हो रखा? विधानसभा के पीछे कब्जा हो रखा है। किसने करवा दिया वो कब्जा? और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग कोर्ट में जाके कि वोट हमें दे देना। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए आप लोग। ये कौन सी सियासत हो रही है जहां पर तबाह कर रहे हैं आप उत्तराखंड को सब मिलके? देहरादून में रिस्पना और बिंदाल दोनों नदियां, बिंदाल नदी पे आप लोगों ने घर में कनेक्शन है, एसी लगे हुए, टीवी लगे हुए। ये किसका संरक्षण था जो जाके कोर्ट में आप कहते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी? हरीश रावत जी बोलते हैं, राजकुमार जी बोलते हैं, वहां से खजानदास ही होकर खड़े हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सवाल ये है पाठक जी, अतिक्रमण करने वाला दोषी, करवाने वाला दोषी क्यों नहीं? किसके यहां पे चलेगा बुलडोजर? किस नेता के घर पे? पाठक जी, अतिक्रमण जब हो रहा था तो प्रशासन क्या मौन था? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वर्षों से लोग बाग रह रहे थे, वर्षों से कोई बकाया थोड़ी है। वर्षों से लोग बाग प्रशासन था, रेलवे प्रशासन वही देख रहा था मेरी भूमि पे कब्जा हो रहा है। वहीं नहीं, मोतीचूर चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, लोगों ने बस्तियां बसा ली है। सबके प्रशासन में क्या बिल्कुल मौन हो रखा है। हम आपसे मेरा थोड़ा अलग सवाल है। ये जो मसला है, ये क्या किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है क्या? ये केवल अल्पसंख्यकों पर कुठाराघात किया जा रहा है। अच्छा, मुलाकात में कम से कम 25% अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। हद हो गई पाठक जी, हद हो गई। मतलब आपका ये कहना है ये अल्पसंख्यक बैठे हुए हैं, इस वजह से बुलडोजर चल रहा है? ये केवल एक सरकार की मंशा है। अगर सरकार अगर चाहती तो उसको केस को प्रस्तुत किया जा सकता। पाठक जी, मैं आपकी मंशा समझ रहा हूं, मैं आपकी मंशा समझ रहा हूं। दिखाऊं यहाँ पे आप लोगों की मंशा? इसी डिबेट में आप लोगों को आपकी मंशा दिखाऊं? देखना चाहेंगे आप लोगों की मंशा क्या है? दिखाऊं मैं आप लोगों को आपकी मंशा? आप लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक है इसलिए बुलडोजर चल रहा है। सीधा बोलिए ना, मुस्लिम आबादी है वहां पे इसलिए बुलडोजर चल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सियासत कर रहे हैं। ये लेटर प्ले करिएगा, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लेटर प्ले करिए, फुल फ्रेम दिखाइए। ये लेटर ये आप लोगों ने लिखा है ना कि अल्पसंख्यक समुदाय पर जो है कुठाराघात हो रहा है, एक डेलीगेशन आएगा। एसटी हसन जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आने वाला है। क्या ये सच है, गलत है? जब आप लोग अत्याचार करवाएंगी सरकार बेघरों को घरों से। अब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर ये अत्याचार ना आप एक वर्ग की बात, मैं को लगा समुदाय की पूरी बात करेंगे। आप ये टारगेट कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक है। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं आप लोग? आपको एक ही विधानसभा से सिर्फ 10,000 वोट मिलते थे विनोद बर्तवाल जी की विधानसभा से। ये कौन सी सियासत करवा रहे हैं आप लोग उत्तराखंड में? बात करें रिस्पना को क्यों नहीं आप लोग देख करके वहां क्यों नहीं कर रहे हो? वहां पर एक तरफ कौन करवा रहा? प्रशासन क्या मौन है आपके? पाठक जी, आप ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? आपको सबकी आवाज उठानी चाहिए। आप लिख रहे हैं अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं आप लोग? आप बताइए ना, पूरा वहां पर सारे के सारे 90% लोग वहां पर आप केवल उसी के पीछे स्कूल है, वहां पर मजार है, मस्जिद है, सबके सब है वहां पे। आप लोग ये उधम सिंह नगर नैनीताल, ये क्या गुलदस्ता नहीं है भाईचारे का? ये क्या पेश कर रहे हैं आप लोग कि ये मुसलमान है, अल्पसंख्यक है इसलिए अत्याचार हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि किसके शय पर ये अतिक्रमण हुआ, किसी अधिकारी और किसी नेता की जवाबदेही है कि नहीं है? नहीं, मेरे एक बात आप ही बताइए कि जब अतिक्रमण हो रहा था, जब केस चल रहा था 2014 में सरकार थी कांग्रेस की, 2017 में थी भाजपा की। हेमंत जी, उस पर जब कोई तो बसे नहीं है। हेमंत, कई वर्षों पाठक जी किसको क्या मालूम है? सबको मालूम है। हल्द्वानी पर कौन कितने वक्त तक राज करता रहा विधायक के रूप में, वो भी सबको मालूम है। सबके मुंह में दही जम जाता तब
जब ये नहीं बताते कि किसकी शय पर हुआ यह अतिक्रमण। हेमंत जी, ये बरमुला में कोई आज के लोग बाग तो बसे नहीं है। सर मैं वही तो कह रहा हूं, सर मैं वही तो कह रहा हूं, तो आप इसमें जो है अल्पसंख्यक कहां से ढूंढ लाए? आप बताइए ना, सर्वे करा लीजिए आप वहां पर केवल ठीक, क्या उसी ओके हेमंत जी, पहले आप हेमंत जी, आप फिर मैं मथुरा जोशी आपके पास आऊंगा। उमा जी आपके पास, आपके ऊपर आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप है कि आपने कमजोर पैरवी की, ये आपके सामने पाठक जी बोल रहे हैं। हमने कहा से कमजोर पैरवी की? सबसे ज्यादा लंबे समय से ये लोग सियासत में रहे, इनके समय का कार्यकाल है 2017 में हमारी सरकार आई है। 17 के बाद में हम आज भी कह रहे हैं आपसे बात, हमारे सामने पीड़ित पक्ष कोई कागज उनके पास है, कोई इस तरह का हुआ है तो हम रखिए ना, हम सरकार में हम पेरेबारी करेंगे कोर्ट में। इन्होंने अतिक्रमण कराया, इनकी सरकार थी, उससे पहले समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से उन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा। और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, सिर्फ वोट बैंक की उनको डराया धमकाया जाता था, सिर्फ जब तक मामला वोट देना जोशी जी, वहां पर रोक दिया जाता था, फिर इत्तेफाक रखते हैं आप हेमंत जी की बात से? मामले को उठा दिया जाता था। जोशी जी, जो बात हेमंत जी कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, हेमंत जी की सरकार है 2017 से लेकर 2022 तक और 6 साल इनकी सरकार को यहाँ पर हो गए हैं और 2017 से ही ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तो क्या सरकार क्या कर रही थी बगैर ये सब कुछ हो रहा था? अच्छा, तो 2002 से 2007 क्या कर रहे थे आप? और फिर 2012 से 2017 आप क्या कर रहे थे? नहीं, मैं वही बात, मैं आ रहा हूँ, मैं उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निर्णय किसकी सरकार में आ रहा है? ओहो, मतलब निर्णय जिनकी सरकार में आ रहा है, मामले को पुराना मत दबाओ। नहीं, पुराने का सवाल नहीं है लड़की, देखिए अभी हम डिबेट आपके आमने सामने कर रहे हैं ना। कल हमने क्या कहा वो अलग चीज है। हाई कोर्ट ने कल हम आपको डिबेट मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो कम से कम अपना पक्ष से आपको जज मानकर मैं अपनी बात कहूंगा ना। मैं किसी पे आरोप कभी नहीं लगाता हूँ, लेकिन जो सरकार है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हेमंत जी, नैतिक जिम्मेदारी जल्दी से, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूँ। 50 से लेकर 100 साल से वहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये हेमंत जी की उम्र भी मेरे ख्याल से नियर अबाउट 50 होगी, 60-62 मेरी भी है, मैं भी देखता चला आ रहा हूँ जब से होश आई। हेमंत जी भी देख रहे होंगे वहाँ लोग रह रहे हैं। हमारे बड़े ठीक है, रेलवे ने हेमंत जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं किया, नहीं, समाधान क्या है उसको और बताइए ना। समय हम इतनी लंबी बात नहीं कर पाएंगे। एक मिनट हेमंत जी क्विक रिएक्शन। नैतिक जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उन लोगों को संरक्षण दे, उनको हटाने से पहले उनके रहने का इंतजाम करे। अगर वो रेलवे की जमीन है तो ठीक है, उनको हटाए, हम मत हटाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जिनको आप उजाड़ रहे हो उनके लिए रहने का इंतजाम कर दो कल। हेमंत जी, हेलो हेमंत जी, जी हेलो, हेमंत जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जहाँ अपने मथुरा जी जोशी जी हमारे कह रहे थे बड़े भाई साहब की जो है कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप देखिए 2007 में हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि आप इसको, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि हाई कोर्ट इसको सीमांकन कराए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसको खाली कराए। और 2013-14 में तत्कालीन सरकार थी इनकी और यहाँ की तत्कालीन विधायक और वित्त मंत्री जो हमारी इंदिरा हृदयेश जी, वो उसमें उन्होंने यहाँ पर इसका सीमांकन कराया था, जिसमें राजस्व। उमा जी रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? कहीं रास्ता दिखाई दे रहा है? मतलब पाठक जी की तो अलग मुहिम हो गई कि ये अल्पसंख्यक बैठे हैं इसलिए हटा रहे हैं, वो सीधा मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस इतना है। हमारी सरकार को, हमारी धामी की सरकार को मानवीय पक्ष के हिसाब से इसमें सोचना चाहिए। सर्दी का टाइम है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये, मैं बार बार उसी बात को कहूंगी, आप भी उसी बात को बोल रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से अतिक्रमण हुआ है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले फेल्योर तो हमारी सरकारों का है कि हम अपनी एक बड़ी आबादी को घर मुहैया नहीं करा पा रहे। देहरादून में आप बोलते हैं एमडीडीए की गरीबों के लिए मकान बनाएगा, आप जरा इनसे पूछ लीजिए कांग्रेस और बीजेपी वालों से, इन्होंने आज तक कितने गरीबों के लिए मकान बनाए हैं? मैं एक चलते चलते उदाहरण दे देता हूँ। मैं किसी और ना, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से जो देखता हूँ मैं वही कहता हूँ। मथुरा जोशी जी जरा बता दीजिए, या मैं खुद बोल दूं, जब वोट चाहिए होते हैं ना तो किसी बात पर भी हस्ताक्षर करवा लीजिए। मुख्यमंत्री के रूप में भी सितारगंज में किरण मंडल ने सीट छोड़ी थी, उपचुनाव हुआ, बोगरा जी चुनाव लड़े, किस मुद्दे पर चुनाव लड़े और क्या मुद्दा था? पहली कमिटमेंट क्या पूरी करूंगा जी, एक कमिटमेंट की थी ना बतौर मुख्यमंत्री विजय बोगरा जी ने कि सितारगंज की आवाम को।
बिल्कुल 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 कमिटमेंट किया था। क्या उसको कमिटमेंट था commitment मथुरा दत्त जी? पूरा 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 प्रयास भी किया कि जो लोग जमीनों में कब्जेदार हैं उनको उनके उनके कब्जे का पूरा हक उनको दिलाया हाँ, जाएगा। मालिकाना हक मिल जाएगा, बस वोट दे दो हमें। मतलब सैकड़ों सालों तक वो लोग लड़ते रहे, नहीं मिला। किरण मंडल ने त्याग किया तो कहा कि लो भैया लो साइन कर देंगे अभी। मैं यही तो कह रहा हूं। मुझे सुन तो लीजिए पूरा, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी बात को सुन तो लीजिए प्लीज सर, वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज जल्दी से 10 नहीं सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल कहा था और सरकार ने एक्ट बनाकर कहा उन लोगों को कब्जा दे दिया सर जाए। मैं वही तो कह रहा हूं, यहां जहां आपको वोट की ताकत दिखाई देती है, आप लोग नियम कायदे कानून कुछ नहीं देखते। फिर आपने कहा कि बोल दिया पत्थर की लकीर है, बस वोट दे देना। की आवश्यकता थी, उस जमीन पर कब्जेदार है, वो बरसों से रह रहे हैं। सर मैं अब यही कह रहा हूं सर, आप लोगों ने सियासत के लिए लोगों का इस्तेमाल किया सबने। अगर ये थैंक यू पाठक जी, राजनीतिक चश्मा उतारिए सर, आपने तराजू में तोल दिया अल्पसंख्यक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, जरा सोचिए, बहुत गंभीर विषय है, रास्ता निकालिए। उमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मसला और इसके मसले की गंभीरता को समझना होगा। यानी कि अतिक्रमण करने वाला दोषी है लेकिन करवाने वाला दोषी नहीं है, यह स्थिति है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।